हेलो folks, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई मैं होस्ट एंड दोस्त कुशल नार्सरिया। दोस्तों आज मेरे साथ फिर से हैं मेरे को ब्रांडिंग पार्टनर चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस यूट्यूब चैनल के क्रिएटिव हेड विराग धूलिया। सो आज मैं और विराग यहाँ पर इस कॉल पर साथ में इस वीडियो पे साथ में आए हैं टू रिव्यू and share our opinions and views on one of the most awaited and one of the biggest releases of the world of 2020 named Tenet. So Tenet जब से अनाउंस हुई है तब से ही हजारों चर्चाओं में है। लोगों ने अपने अपने ओपिनियंस दिए हैं, फैन थियरीज घूम रही हैं मार्केट में। फिल्म इतने सारे सेटबैक्स झेल चुकी है शूटिंग के टाइम पे, पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम पे, रिलीज के टाइम पे भी, रिलीज तक के टाइम पर भी क्रिस्टोफर नोलन को इतना लक नहीं चल पाया कि वो अपनी फिल्म प्रॉपरली वर्ल्ड वाइड रिलीज कर सकें। इट वाज अ डिसहार्टनिंग थिंग। आज भी इसका जब आप ट्रेलर देखेंगे तो ट्रेलर के बाद यूट्यूब पे आता है रिलीजिंग इन द मंथ ऑफ सितंबर वेर एवर थिएटर्स आर ओपन। ये लिखा हुआ है। इट्स अ डिसहार्टनिंग थिंग टू सी फॉर अ क्रिस्टोफर नोलन फिल्म, जो अपनी फिल्म में एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, अपने फिल्म मेकिंग के स्टाइल में एक नया आयाम छूते हैं अपने हर एक आउटिंग के साथ। फाइनली इतने सारे ब्रेक्स, इतने सारे हर्डल्स के बाद फ्राइडे को इंडिया में इंडियन ऑडियंसेस के लिए टेनेट रिलीज हो पाई। हजारों थियरीज के बाद हजारों लोगों ने अपने परसेप्शन इसके ऊपर दिए हैं और आज हमारा इंटेंशन इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का यही है कि भैया एक तो क्रिस्टोफर नोलन की मूवी ऐसे नहीं होती कि मूवी रिलीज हुई और हम उसके रिव्यू करके खत्म कर दें। देयर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स व्हिच ही रिसर्चेस ऑन एंड ही प्रेजेंट्स ऑन स्क्रीन। तो उन कॉन्सेप्ट को डिकोड करना, उनको समझना और ऑडियंस को समझाना, ताकि जब ऑडियंस मूवी देखने जाए तो उनको हर एक चीज गलीबल लगे, हर एक चीज समझ में आए। ये एक इंटेंशन हर एक क्रिटिक का होना चाहिए, जो मैं नहीं देख रहा हूँ मेजोरिटी क्रिटिक्स का ये नहीं। वो अपना एक टेक देते हैं, ओपिनियन देते हैं, उनको खुद को ये फिल्म समझी या नहीं समझी उससे उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो मेरा और विराग का आज इंटेंशन यही है। हम दोनों ने ये मूवी देखी है, मैंने मुंबई में देखी, इन्होंने बेंगलोर में देखी, और आज हम लोग आपको बताएंगे इस मूवी का ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें क्या चीजें देखने लायक है, क्या क्या खामियां कहाँ कहाँ रह गई, और ओवरऑल इसका एनालिसिस देना और एक बहुत ही लूसिड वे में, एक बहुत ही समझने वाले तरीके में इस फिल्म का पूरा कॉन्सेप्ट समझाना, ये हमारा इस वीडियो का इंटेंशन है। तो विराग, आपने मूवी बेंगलोर में देखी, कैसा रहा एक्सपीरियंस और आपका इमीडिएट थॉट्स मैं जानना चाहता हूं आफ्टर वॉचिंग टेनेट। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल कुशाल, थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी एंड हमारे जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं सभी को नमस्कार। एंड यस, मैंने आज मूवी देखी टेनेट एंड आई हैव टू से it was an outstanding experience for me to be able to watch it in the big theater. And I am a very big fan of Nolan and मैंने लगभग सारी मूवीज देखी है उनकी। So I will say this one thing about Tenet. The Tenet is the inception of Memento in interstellar time frame. Oh, great. Nice term. Tenet is a memento. Inception of Memento in interstellar time frame. और मैं बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों कहा। हाँ, इसका स्क्रीन प्ले मेमेंटो से मिलता जुलता है। जिस तरह से मेमेंटो का पूरा सर्कुलर स्क्रीन प्ले लिखा गया है वैसा इसका मिलता जुलता है। सही बात और है। जिस तरह से इंसेप्शन में नेस्टेड कॉन्सेप्ट है वैसे इसमें भी नेस्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। हर एक जगह पे जैसे आप अंदर जाते जाते हो नेस्टेड वो निकलते रहते हैं। और जिस तरह से इंटरस्टेलर में कहानी एक बहुत ही छोटे स्केल से शुरू होकर बहुत ही बड़े स्केल पे जाती है टाइम में, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होता है कॉन्सेप्ट वाइज। एग्जैक्टली। तो मैं मूवी देखते देखते मेरे को यही लग रहा था कि इसमें मोमेंटो है, इसमें इंसेप्शन है, इसमें इंटरस्टेलर है। एंड दैट इज व्हाई आई केम अप विद दिस फ्रेज दैट टेनेट इज द इंसेप्शन ऑफ मेमेंटो इन इंटरस्टेलर टाइम फ्रेम। और इसमें डंकर्क की छाप ये है कि इसका जो बैकग्राउंड स्कोर है, जिस तरह से डंकर्क में आप बैठ के एज अ व्यूअर आपको लगता है आप खुद उस वॉर वाली साइट पर हैं, जिस तरह का रश, जिस तरह का एड्रेनलिन रश वो उसका बैकग्राउंड स्कोर देता है, सेम टाइप का इम्पैक्ट इस मूवी ने भी क्रिएट किया है। डेफिनेटली नोलन की ऑलमोस्ट हर एक फिल्म की छाप किसी ना किसी वे में टेनेट में जरूर दिखाई दी है। इट्स
इज हाईली एम्बिशियस प्रोजेक्ट। और मैं देख रहा था इस फिल्म का बजट, अगर इंडियन रुपीस में हम लोग देखें तो भैया फिल्म का बजट है 1600 करोड़ रुपए का। हम लोग आज भी खुश होते हैं कि दंगल ने 500 करोड़ का कलेक्शन किया इन चाइना। आज भी दंगल को ऑलमोस्ट डेकेड हो गया होगा, कितना 2010 में आई थी, कब आई थी, राइट? तो उसमें हम खुश होते हैं। इस फिल्म का बजट 1600 करोड़ का है, और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, शायद 1600 करोड़ में से 1500 करोड़ का तो वो प्लेन ही होगा जो एक क्रैश कर गए नोलन साहब पिक्चर में। एंड जैसा कि नोलन का रेपुटेशन है, ही डजंट बिलीव इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, तो वो एक्चुअल प्लेन है जिसको क्रैश किया गया है। एग्जैक्टली और यहीं पे मैं आता हूँ, यहीं पे मैं चाहता हूँ कि आप इस पे इंसाइट्स शेयर करें कि मूवी एज अ फिल्म मेकर, एज एन एडिटर, एज अ स्क्रीन प्ले राइटर कितनी डिफिकल्ट है बनाना, और जो मुझे बहुत तरीके से समझ में आ गया कि भैया ये नोलन ही बना सकता था और कोई बना नहीं सकता था ये जो मूवी बनाई है। या आई थिंक इससे पहले कि हम मूवी के रिव्यू पे चले, लेट्स टेक अ फ्यू मोमेंट्स टू जस्ट अंडरस्टैंड कि ये फिल्म बनी किस तरह, अगर बनी तो एक चीज तो मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूं कि इस फिल्म को पूरे विश्व में अगर कोई बना सकता है तो वो है क्रिस्टोफर नोलन, फ्रॉम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एग्जैक्टली इतना यूनिक कॉन्सेप्ट, इतना यूनिक स्क्रीन प्ले और इतना यूनिक तरह से फिल्मिंग जो इसका हुआ है, वो और कोई नहीं कर सकता है। इट इज नॉट ओनली एक यूनिक स्टोरी है, बट द वे द फिल्म हैज बीन मेड, एंड बीइंग अ फिल्म मेकर आई वाज एबल टू सी दैट ब्यूटी इन मोशन। जिस तरह से इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई है, जिस तरह के इसके सीन सोचे गए हैं, जिस तरह से इसकी कहानी रची गई है, जिस तरह से इसके किरदार बनाए गए हैं, अलग अलग किरदार जो है उसमें हमारे पास प्रोटैगनिस्ट है, नील है जिसका रॉबर्ट पैटिंसन ने किरदार निभाया है, प्रिया है जो कि हमारी इंडियन एक्टर डिम्पल कपाड़िया जी ने जिसका रोल निभाया है, और भी बहुत सारे इसमें है, केनेथ ब्राना है जिसने सेटर का रोल किया है। तो ये अलग अलग जो इसमें किरदार बनाए थे और किस तरह से उन किरदारों के जरिए उस तरह के सीन्स लिखे गए हैं, उस तरह की कहानी को बताया गया है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो दो चीजें हैं इसमें, वो है इस फिल्म की एडिटिंग और इस फिल्म का शॉट डिवीजन। क्योंकि इस फिल्म में टाइम इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें यह होता है कि सिर्फ एक आदमी होगा पूरे सीन में जिसका टाइम उल्टा जा रहा होगा, बाकी सब सीधे टाइम में जा रहे होंगे। तो आपको उसको उल्टा शूट करना है, बाकी सबको सीधा शूट करना है एक ही सीन में। बराबर। जैसे मान लो कि तुम जैसे कहीं मार्केट में जा रहे हो और तुम्हारा टाइम उल्टा चल रहा है, सो यू आर मूविंग फ्रॉम 10 to 9:59 to 9:58 to 9:57 to 9:56 ऐसे, जबकि बाकी सबका टाइम 9:56 9:57 9:58 में जा रहा है। तो सब लोग जैसे अपना फॉरवर्ड टाइम में जा रहे हैं, तुम रिवर्स टाइम में जा रहे हो, तो हमको वो साइमल्टेनियस शूटिंग करनी है। और मुझे आइडिया नहीं है कि इसको नोलन ने कैसे अचीव किया है, बट इट इज आउटस्टैंडिंग, इट इज रिमार्केबल। एंड जिस तरह से और ना सिर्फ शूटिंग करना, उसको उस लेवल पे विजुअलाइज करना, उसको वैसा शूट करना, और फिर उसको एडिटिंग वैसा करना जिसमें आप अलग अलग जो डायरेक्शन में जो दोनों शॉट शूट किए गए हैं उनको एक ही फ्रेम में मर्ज करके साथ में लेके आना, ताकि होल सीन मेक सेंस। एंड स्पेशली इफ आई वांट टू रेफर द क्लाइमैक्स, जहां पे दो टीम बन जाती हैं और वो दोनों टीम अलग अलग टाइम में काम कर रही हैं, एक टाइम में फॉरवर्ड जा रही है, एक टाइम में बैकवर्ड जा रही है, और वो एक ही स्पेस में है, वो उसी फील्ड में उनकी फाइटिंग चल रही है। वो जो सीन जो शूट किया गया है, इट इज शेयर ब्रिलियंस ऑफ फिल्म मेकिंग। मतलब आई कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग ऑफ टेनेट इज अ रेलिक इन सिनेमा हिस्ट्री। एग्जैक्टली ये बात तो मैं आपकी पूरी टैली करूंगा, और आपकी जहां तक मैंने अभी बात सुनी है, शायद हमारे व्यूअर्स भी आपको कमेंट सेक्शन में नोलन ही बोलेंगे, बिकॉज आपका भी काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट आपने एक साथ इसमें थ्रो किया है। सो एज ए क्रिटिक मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स को मैं समझाऊं इस फिल्म का ओवरऑल क्रक्स क्या है। ये पिक्चर देखने जाएंगे तो आप इससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्या चीज दिमाग में रख के जाओ। तो आप इतना, मैं कोशिश करूंगा इसको ज्यादा से ज्यादा सरल शब्दों में समझाने की। तो आप इतना समझिए कि इस फिल्म में प्रेजेंट टाइम में पास्ट और फ्यूचर
दोनों आके कोलाइड करते हैं। मैं अगर कैरेक्टर हूं, हमारा जो प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर है, उसका पास्ट और उसका फ्यूचर उसके प्रेजेंट में आके कोलाइड कर रहा है, और इसकी इनिशिएशन की वजह से इसके पिक्चर के जो बाकी के किरदार हैं उनका पास्ट और फ्यूचर मैनिपुलेट किया जा रहा है। ये बहुत सीधे सरल शब्दों में मैं समझाया हूं इसको। आप ऐसा समझ लीजिए, आप ऐसा समझ लीजिए कि इसमें दो नैरेटिव चलते हैं। एक जो ऑलरेडी फ्यूचर देख चुका है और वो फ्यूचर से पीछे आ रहा है जस्ट टू ब्रिंग सम करेक्शंस, और देयर इज सम इंटेंशन बिहाइंड डूइंग दैट। मैं किसी इंटेंशन की वजह से आज मैं ये वीडियो 10 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन मैं किसी स्पेसिफिक इंटेंशन से मैं 9:30 बजे जाना चाहता हूं, मैं 9 बजे जाना चाहता हूं, 8:30 बजे जाना चाहता हूं। वहीं अगर मैं लेमन टर्म्स में इसको समझूं, आप अगर ऑफिस जा रहे हो, कल आपकी ऑफिस की मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट डेलीगेट्स आने वाले हैं, आपने सब चीज सेट की, लेकिन आप टीम जो टाइमिंग था 10 बजे आपको पहुंचना था, आप 10:30 बजे पहुंचे बिकॉज ट्रैफिक बहुत मिला, आपको बॉस ने बहुत गालियां मारी और बहुत सारी चीजें हो गई। अब रायता तो फैल चुका है, आप मीटिंग मिस कर चुके हो, तो क्या करें? तो अगर आपके पास ऐसी कोई पावर आ जाए, आपने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली जिस तरह से आप 10:30 बजे पहले ही पहुंच गए हो टाइम में, वहां पे आपको पता चल चुका है कि आज मैं लेट होने वाला हूं बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक, तो जनरली मैं जो घर से 9 बजे निकलता था, एज अ करेक्टिव मेजर मैं घर से 8 बजे ही निकल जाऊंगा सेफ साइड रहने के लिए, ताकि मेरे को मालूम है ट्रैफिक तो रहने वाला है, बट अगर 1 घंटे का गैप मुझे मिल जाता है तो मैं जहां 10 बजे पहुंचूंगा, लेट में 9:45 तक तो टच कर ही जाऊंगा, बिकॉज आई हैव टेकन अ करेक्टिव एक्शन। एक पूरी टीम जो प्रोटैगनिस्ट का पूरा किरदार है, वो इसी इंटेंशन के साथ काम करता है। दूसरा जो इसका जो विलन है, उसका इंटेंशन ये है, इस फिल्म का कॉन्सेप्ट ये कहता है, नोलन साहब इसमें फ्यूचर में जा चुके हैं, उसमें उन्होंने देख लिया है कि फ्यूचर में जाके हमारी काफी सारी रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो चुकी होंगी, एंड देयर विल बी अ वेरी क्रूशियल रीजन फॉर द इंकरेंस ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। तो अभी अगर मुझे पता चल गया है कि मेरा वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है एट एनी टाइम फ्रेम इन द फ्यूचर, कि वर्ल्ड वॉर 3 होने ही वाला है, तो अब मैं क्या करूंगा? मैं फ्यूचर में देख चुका हूं वर्ल्ड वॉर 3 हो रहा है, तो मैं इन्वर्जन में आऊंगा, मैं पीछे आके, टाइम में पीछे आके ये कोशिश करूंगा समझने की कि कौन से ऐसे फैक्टर्स थे, कौन से ऐसे रीजन थे जो वर्ल्ड वॉर 3 तक पहुंच गए, और अगर ये रीजन और फैक्टर्स मैंने जान लिया और उनको वहीं पे रोक दिया या करेक्ट कर दिया या मॉडिफाई कर दिया, देन आई कैन अवॉइड अ वेरी बैड और सैड इवेंट इन द फ्यूचर। ये इस फिल्म का कॉन्सेप्ट है। इस फिल्म की पूरी कहानी, इस फिल्म के सारे किरदार वर्ल्ड वॉर 3 से रिलेटेड है बाय सम और दी अदर मीन्स। ये इस पिक्चर का सार है। तो अब इस पिक्चर को आप देखने जाओगे एज अ व्यूअर, तो कुछ चीजों पे भैया आपको पहले से रिसर्च करनी पड़ेगी। एक तो आपको टाइम इन्वर्जन के ऊपर कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, टाइम इन्वर्जन एक्चुअली होता क्या है। दूसरा, एंट्रोपी क्या होती है। तीसरा, स्पिंस्टर मूवमेंट क्या होता है, टेम्पोरल पिंसर मूवमेंट, टेम्पोरल स्पिंसर मूवमेंट। ये तीन चीज जो हैं, जो बाय डिफॉल्ट आपको पढ़ के इनके बारे में जाना होगा, अदरवाइज आपको फिल्म समझने में, ये नहीं बोलता हूं कि फिल्म आपको समझ में नहीं आएगी, बिकॉज नोलन साहब ने एकदम स्पून फीडिंग करते हुए फिल्म में दर्शाया हुआ हर एक कॉन्सेप्ट समझाया है। ये बाहर मार्केट में गलत न्यूज घूम रही है, क्रिटिक्स गलत लिख रहे हैं कि फिल्म समझने में हैवी है, बिल्कुल भी हैवी नहीं है। साउंड का प्रॉब्लम है, ये फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या चीजें गलत फिराई जा रही है इस फिल्म के बारे में, सिंस इट्स रिलीज इन ओवरसीज मार्केट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। साउंड भी बराबर है, इनफैक्ट साउंड इज सिंपली आउटस्टैंडिंग। ऐसा साउंड, ऐसा बैकग्राउंड स्कोर आज से पहले किसी हॉलीवुड मूवी, किसी बॉलीवुड मूवी में डिजाइन नहीं किया गया। वो परफेक्ट है, सारे डायलॉग्स परफेक्ट हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को काफी डिटेल में, काफी इजी वे में, लेमन टर्म्स में स्पून फीड किया गया है। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी, बट जस्ट बिकॉज आपको देखते हुए दिमाग पे ज्यादा लोड ना पड़े, ये तीन कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आप पीछे पढ़ के जाओगे, एक विकिपीडिया पेज या कोई एक डिटेल आर्टिकल भी पढ़ लोगे, दैट विल बी मोर देन इनफ। हाँ बिल्कुल। और मैं देख रहा था कुछ क्रिटिक्स ने मूवी को बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज दिए हैं, ये कह के कि बहुत ही कंफ्यूजिंग है, कॉन्वोल्यूटेड है। वैसा नहीं लगा मुझे, और मुझे यही लगा कि भैया नाच ना जाने आंगन टेढ़ा है। एग्जैक्टली।
एग्जैक्टली तो उनको भी आपको समझ में नहीं आई है। मतलब हाँ मतलब आप बहुत सी ऐसी फिल्में देख चुके हो जिसमें मतलब ठीक है कुछ ऐसे ही चल रहा है, कुछ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो एक जो ऐसी फिल्म आ गई है, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब आपको बैठ करके फिल्म में फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ठीक है ना, बहुत ही सरल तरीके से स्क्रीन प्ले लिखा गया है, बहुत ही स्मूथ तरीके से फ्लो करते रहता है, और एक के बाद एक सीक्वेंस अगर आप देखो, फिल्म में एपिसोड्स हैं, एक पहला एपिसोड ओपेरा हाउस वाला होता है, फिर दूसरा एपिसोड होता है जहां पे उनको पता लगता है मुंबई में कुछ है, कोई कनेक्शन है मुंबई का, कुछ ऐसे रॉक्स मिले हैं जिसका कॉम्पोजिशन इंडिया के स्पेसिफिक है, तो वो मुंबई आते हैं। मुंबई से फिर इनको पता लगता है कि भाई आगे वहां पे मॉस्को में कुछ होने वाला है, तो वहां जाते हैं, तो पूरा मतलब एक के बाद एक जो एपिसोड फिल्म में आते हैं एक एक करके, वो सारे कनेक्टेड हैं, और एक से कड़ी जुड़ी हुई है, और अगर कोई पीछे भी जा रही है तो नोलन ने इतना ध्यान रखा है कि विजुअली आप उस सीन को कनेक्ट कर जाओ कि हाँ ये पहले एग्जैक्टली वहां पे छोड़ा था, तो अभी यहां से कड़ी जोड़ी गई है इसकी। एग्जैक्टली और जहाँ पे विजुअल्स की बात आती है, ऐसे कई सारे मोमेंट्स आएंगे जहाँ पे आप एक सीन रिपीटेड वे में देख रहे हो फिल्म में। हम्म। रीजन बीइंग, एक आपको उसका ऑनवर्ड फ्लो दिखाया जा रहा है, दूसरा उसका हाँ बैकवर्ड। तो आपको लगेगा हाँ कि काफी रिपीटेशन है, काफी सारे सीन्स जो है वापस में देख रहा हूं, मैं क्यों देख रहा हूँ, इट्स फॉर योर ओन गुड। वो समझा रहा है बिल्कुल। कि क्या डिफरेंस है। हम्म। मेरे ख्याल से थोड़ा सा हमें यह भी बताना पड़ेगा कि क्यों कुछ सीन्स में किरदार ऑक्सीजन मास्क रिपीटेशन। पहन रहे हैं, क्या वो एग्जैक्टली ऐसी जगह जाते हैं जहां पे ऑक्सीजन नहीं है, या क्या हो रहा है, तो ये थोड़ा सा मेरे से ख्याल से बताना चाहिए। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं आज 10 बजे बैठा हूँ, ठीक है। हम्म अब मैं इंसान हूँ, लिविंग बीइंग हूँ, मुझे कॉन्स्टेंटली ब्रीथ करना होगा। तो ब्रीदिंग के प्रोसेस में मैं ऑक्सीजन खींचूंगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ूंगा, बराबर। हम्म। अब अगर मैं टाइम में रिवर्स जाता हूँ, मैं 10 बजे बैठा हुआ हूँ, बराबर मैं सांसें नॉर्मल वे में ले रहा हूँ, लेकिन मैं अगर 9:45 में गया, तो 9:45 को तो जो ऑक्सीजन था वो मैं खींच चुका हूँ। अब जो मैंने जो हम्म एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा है वो है, हम्म। क्योंकि मैं हाँ टाइम हाँ हाँ में रिवर्स कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो हाँ उसमें दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं वो रिवर्स नहीं हो रहे, सिर्फ मैं इन्वर्ट हो रहा हूँ। तो हाँ हाँ मैंने हाँ। जो ऑक्सीजन खींच के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया एटमॉस्फेयर में, वही चीज एटमॉस्फेयर में घूम रही है। सो अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस इनहेल करूंगा तो आई विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। सो ये बहुत या ही बेसिक लॉजिक है। इसीलिए जितने भी इन्वर्टेड कैरेक्टर्स है, ये एक डिफरेंशिएशन फैक्टर भी है, आपको देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इन्वर्टेड है, दैट ये इज द टाइम में रीजन ही पीछे इज जा रहे हैं, वेयरिंग एन ये ऑक्सीजन मास्क, टाइम में ये पीछे जा रहा है। टाइम में पीछे जा रहे हैं। तो इसलिए उसको ऑक्सीजन मास्क कॉन्स्टेंटली पहनना जरूरी है। दिस इज द तो रीजन। मतलब तो मतलब यहाँ पे एक तीर दो निशान वाली बात हुई कि हम्म। एक तो नोलन ने एक डिटेल का ध्यान रख लिया कि आप अगर टाइम में पीछे आ रहे तो सेम ऑक्सीजन आप ब्रीथ नहीं कर सकते, बहुत ही टेक्निकल हाँ टेक्निकल डिटेल है। दूसरा, आपने विजुअली इतना बढ़िया डिफरेंशिएशन दे दिया कि ऑडियंस को अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने वो कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो जो ऑक्सीजन मास्क पहना है वो टाइम में पीछे जा रहा है। पीछे जा रहा है, बहुत इजी समझना। कहाँ लोड है, हाँ। तो कहाँ लोड है। मतलब तो यही हाँ इस स्क्रिप्ट की खूबसूरती है, यही स्क्रिप्ट की एग्जैक्टली खूबसूरती है कि आपने एक एंटरटेनिंग फैक्टर भी डाल दिया, आपने ऑडियंस को एंगेज भी रख लिया, और आपने एक टेक्निकल डिटेल को भी कवर कर लिया, जो कि एक साइंस फिक्शन मूवी में लॉजिकली कवर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मूवी पूरी तरह से साइंस फिक्शन इसलिए भी नहीं है, साइंस फिक्शन इसका सिर्फ एक क्रक्स है, एक बेस है। एक नोलन ने एक ऐसा सोचा कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 होगा तो भैया क्यों होगा, फ्यूचर में ही होगा, अभी तो नहीं होता, अभी तो दिख रहा है इमीडिएट फ्यूचर में तो नहीं है। हम्म तो ये होगा तो क्यों होगा, दिस इज द ओनली साइंस फिक्शन पार्ट। रेस्ट एवरीथिंग इज मूविंग इन प्रेजेंट इन रियल टाइम। ये कोई हैरी पॉटर नहीं बनाया है कि भाई हमारा खुद का पेंडोरा टाइप कुछ होगा या हमारा खुद का हॉगवर्ट्स होगा, हम जैसा जैसा करेंगे वैसा वैसी चीजें होंगी। ये आपको रियल बिल्कुल। टाइम रियल लाइफ कैरेक्टर्स दिखा रहे हैं जो अपने टाइम में पीछे जा रहे हैं। और यहाँ पे कोई हम्म हमारे इंडियन बाबा जैसे नहीं, कोई किसका भविष्य नहीं देख रहा है, कोई वो पीछे जाके कोई पास्ट नहीं देख रहा है, ऐसा इसमें कोई भी किडिश बिहेवियर नहीं है। देयर इज एन इंटेंशन टू एलिमिनेट अ कैटास्ट्रोफिक इवेंट इन द फ्यूचर। वर्ल्ड वॉर 3 अगर हो गया तो किन किन कारणों की वजह से होगा और कैसे इनको रोका जा सकता है, इस मूवी का, इसके सारे कैरेक्टर्स, इसके सारे एक्टर्स का इंटेंशन, मोटिव, इस फिल्म में होने का रीजन यही है। हम्म।
और एक और बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसमें जो नोलन ने यूज की है, जो आई वांट टू हाईलाइट। इसमें अगर तुम ध्यान दो, क्लोज्ड सिटीज का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, रशिया की क्लोज्ड सिटीज। तो जो भी हो रहा है, ऑपरेशन सीक्रेट ऑपरेशन हो रहा है, वो इसमें बोला गया कि रशिया की क्लोज सिटीज हैं जो कि मैप पे आपको दिखती नहीं है, दिखते नहीं है। ये एक्चुअली रियल कॉन्सेप्ट है। कोल्ड वॉर के टाइम पे, जब कोल्ड वॉर अपनी चरम सीमा पे था 70s में, एंड रशिया और यूएस के बीच में एक न्यूक्लियर आर्म्स की रेस लगी हुई थी कि भैया कौन सबसे ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन अर्जित करके रख ले अपने पास। एग्जैक्टली। उस वक्त रशिया ने सच में ऐसे ऐसे लोकेशंस बना के रखे थे जो न्यूक्लियर साइट्स के बहुत करीब थे, जहां पे रेसिडेंशियल सेटलमेंट था, और उसके एक्सेस रोड सील ऑफ कर दिए थे कि सैटेलाइट में वो दिखे ना और मैप पे आ ना सके। ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट है जो नोलन ने फिल्म में यूज किया है। एग्जैक्टली। जैसे हमारे यहाँ पे जैसे ऐसे कई सारे राज हैं जो अभी भी, जैसे डा विंची कोड में राज खोले गए बड़े बड़े इस प्लेनेट से हाँ, रिलेटेड। बर्मुडा ट्रायंगल का एक बहुत ही मशहूर थियरी है कि यहाँ पर भी अमेरिकन एक बेस है जो नीचे समंदर के कई फीट नीचे बनाया गया है, जिस वजह से वहां पे जहाज गायब हो जाते हैं। उनका वो लोग कोई टेस्टिंग कर रहे हैं जिसमें टेलीपोर्टेशन जो कॉन्सेप्ट लूसी में लिया गया था, वो कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई टेस्टिंग चालू है इतने सालों से, एंड वंस दे आर एबल टू क्रैक दिस कोड तब ये चीज सामने आएगी। तो ऐसे विराट कई सारे राज हमारे आंखों के सामने हैं, वो बस सामने नहीं आते टिल द टाइम इट इज डिसिफर्ड। यस, वही कॉन्सेप्ट से लेके वही चीज को पकड़ के ऐसी थियरी, खैर ऐसे कॉन्सेप्ट को कोई एक बेस देना तो जरूरी था, और ऐसा भी नहीं है कि इन लोगों ने ये चीज एलिमिनेट करने की, ये चीज इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की कि रशिया का इंटेंशन क्या है या इसके अंदर और क्या क्या चीज की एक्टिविटीज हो रही है। दैट वाज जस्ट टू मेक द प्रोसीडिंग्स बिलीवेबल, एज अ बेस लिया गया उसको। बट जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया टाइम ट्रेवल का, दैट वाज कंप्लीटली आउट ऑफ द स्टेडियम, आई वुड से। Yes, hit the ball out of the stadium. टोटली। और स्पेसिफिक मेंशन, हाँ बोलिए। नहीं, एक इसमें छोटा सा डिटेल है। डिम्पल कपाड़िया जी का एक डायलॉग है जहां पे वो कहती हैं कि जहां पे वो पहली बार जब मिला है तो प्रोटैगनिस्ट जो जॉन डेविड वॉशिंगटन है वो कहता है कि हाउ कैन यू कम्युनिकेट विद फ्यूचर। तो डिम्पल जी बोलती है वी ऑलवेज कम्युनिकेट विद फ्यूचर। ईमेल, क्रेडिट कार्ड, टेक्स्ट, क्या है, सब फ्यूचर में ही तो आप कम्युनिकेट कर रहे हो ना। एंड इट इज सच अ सिंपल कॉन्सेप्ट। हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, हम ईमेल यूज करते हैं, हम टेक्सटिंग यूज करते हैं, लेकिन कभी हमने ऐसा नहीं सोचा कि वी आर एक्चुअली कम्युनिकेटिंग विद द फ्यूचर, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग अ फ्यूचर जो आप कभी भी पढ़ सकते हो, उसको रेफर कर सकते हो, और आपको यू कैन एक्चुअली, इफ यू रीड एन ईमेल इन फ्यूचर, यू आर गोइंग बैक इन टाइम एट दैट पॉइंट ऑफ मेमोरी। एक तो एक बहुत ही रिलेटेबल जो हर इंसान जिससे जुड़ सकता है, उसको नोलन ने स्क्रिप्ट में इंटीग्रेट करके मूवी को एकदम से मैं कनेक्ट कर गया उस सीन में। मुझे लगा हाँ यार, बात सही है। हाँ सही बात है। आज हमारा वही बात है कि आज जो हम लोग जो बोलते हैं ना, जो बोलते हैं वही चीज उगती है। तो आज हम लोग जिस तरह से, जिस वे में बिहेव कर रहे हैं, वही हमारा फ्यूचर होगा, एंड वी नो द फ्यूचर। आज मैं अगर किसी एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन लेता हूँ, मुझे मालूम है 2 साल बाद ये खत्म होगा। बिल्कुल, डिग्री मिलेगी। हाँ, मिलेगी मिलेगी। अनलेस अनटिल कोई बहुत ही मिसहैपनिंग चीज हो गई, तो जैसे मेरा कोई पैर ही फ्रैक्चर हो गया, मेरा कोई एक्सीडेंट हो गया, 6 महीने में सेमेस्टर अटेंड नहीं कर पाया, दैट इज 1 in a lakh केस। बट जितने बैच में बैठे हैं सबको मालूम है 2 साल बाद हमको ग्रेजुएट होकर बाहर निकलना है, तो फ्यूचर तो उनको पता ही है। एंड बाय एंड लार्ज उन्होंने वो फ्यूचर क्रिएट किया है, तभी वो एनरोल हुए हैं, तभी वो गए हैं कि भैया मुझे डिग्री चाहिए, एक बेटर करियर ऑप्शन चाहिए, बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए, राइट? सो वी ऑलवेज कीप ऑन क्रिएटिंग फ्यूचर, वी ऑलवेज कम्युनिकेट विद इट, वी जस्ट डोंट नो इट। एग्जैक्टली। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट हाईलाइट किया है नोलन ने, विच इज नोन एज द ग्रैंडफादर्स पैराडॉक्स, जिसके तहत वो ये बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट फिल्म का ये है कि मैंने फ्यूचर में देख लिया वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, एंड नाउ देयर इज अ टीम जो फ्यूचर से पास्ट में आ रही है, यानी कि हमारे प्रेजेंट में आ रही है, और ये जानने की कोशिश कर रही है कि भैया ऐसी क्या चीजें हो गई, ऐसे क्या फैक्टर्स हो गए जिस वजह से फ्यूचर में जाके वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। तो वो फैक्टर्स को जान के देयर इंटेंशन इज नोबल, देयर इंटेंशन इज टू सॉल्व ऑल दी मैटर्स, ताकि जो कैटास्ट्रोफिक इवेंट है वर्ल्ड वॉर 3 का वो आए ही नहीं, चीजें अच्छे से चले, हार्मनी में चले, यूनिटी में वर्ल्ड रहे, इनका ये इंटेंशन है। वहीं दूसरे टाइप के लोग जो ऐसे आए हैं फ्यूचर से ही,
जो ये देख रहे हैं कि फ्यूचर में भैया वर्ल्ड वॉर 3 का ये रीजन है, चलो अब ये रीजन को पकड़ के मैं जिसने ये रीजन क्रिएट किया है, मैं बैक जाके टाइम में इन्वर्ट होके मैं उन सबसे बदला लूंगा, मैं उनको मारूंगा, मैं खुद भी मरूंगा और इन सबको सालों को खत्म करूंगा। तो ये जो पैरेलल नैरेटिव है, एक जहां पे गुड मैन है, जहां पे लोग अच्छा इंटेंशन के साथ फ्यूचर में होने वाली आपदा को रोकना चाहते हैं, वहीं पे दूसरे लोग ऐसे हैं जो उसका बदला लेना चाहते हैं, विच इज द ग्रैंडफादर्स पैराडॉक्स, जो एक सीन में रॉबर्ट पैटिंसन बोलता है उसको कि ये पैराडॉक्स ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल आपके घर में बहुत सारे भाई बहन हैं, आप बहुत वेल्दी रिच फैमिली के हो, और आपके जितने भी भाई बहन है 5 6 भाई बहन आपके सगे वाले, अब जब आपके फादर विल बनाएंगे या फादर विल बना के चले गए, विल नहीं बनाई मर गए, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ये हर एक आदमी के दिल में आएगा कि यार काश मेरा बाप एक ही बच्चा पैदा करता, ये सारा पैसा मेरे पास आता, राइट। तो अगर मैं टाइम में इन्वर्ट होके मैं अपने बाप से अपने दादा से बदला लूं कि तू साला 4 4 5 5 बच्चा पैदा कर दिया, बट वही बात है, मैं बदला लेने के लिए उनको मारूंगा, ये थियरी प्रैक्टिकल है, अगर मैं टाइम इन्वर्जन कर सकता हूं, अगर ये टेक्नोलॉजी आ जाती है तो प्रैक्टिकल है कि मैं वापस टाइम में पीछे जाके अपने फादर ग्रैंडफादर से इस बात का हिसाब ले सकता हूं, मैं उनका बदला ले सकता हूं, बट अगेन इफ आई किल माय फादर और ग्रैंडफादर इन द पास्ट, देन माय एग्जिस्टेंस विल बी इन क्वेश्चन। जब वो उनको ही मैंने मार दिया तो मैं भैया मैं खुद कैसे पैदा हुआ, मेरी खुद की इमेज कैसी बड़ी हुई, मैं पैदा नहीं हुआ तो मैं वापस कैसे जाऊंगा नए टाइम में, और मेरा अब तक के फ्यूचर का क्या होगा, अब तक को जो मेरी पास्ट रही उसकी लाइफ का क्या होगा। सो दैट इज द पैराडॉक्स। पैराडॉक्स है, और इसमें ये सीन एक्चुअली रॉबर्ट पैटिंसन और जॉन डेविड वॉशिंगटन के बीच एक कन्वर्सेशन में आता है, और जॉन इसका जवाब भी पूछता है कि ओके सो व्हाट इज द आंसर, बोलते देयर इज नो आंसर, इट्स अ पैराडॉक्स। Paradox. There is no answer. Any answer can be right. Any answer can be wrong also. It's a paradox. Yeah. So I think yes, बहुत सारे इसमें ऐसे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ही अच्छी आइडियाज को लगा के नोलन ने फिल्म बनाई है, एंड बीइंग अ नोलन फैन आई हैव लव्ड द मूवी, एंड आई डू होप कि जो भी ये मूवी देखने जाएंगे वो इसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि अदर देन इट बीइंग अ इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट, इट्स अ वेरी एंगेजिंग फिल्म आल्सो। सीन्स बहुत एंगेजिंग है, म्यूजिक बहुत एंगेजिंग है, and you will really enjoy watching the movie. That is what I will say. Exactly, पूरे 2.5 घंटे कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता है, एंड इट इज सेम लाइक तलवार। बॉलीवुड में आपने तलवार अगर देखी है तो उसका एक सीन आप मिस कर दोगे, आगे की आप कड़ी नहीं पकड़ पाएंगे। नोलन की हर एक मूवी के साथ ऐसा होता है, स्पेशली मेमेंटो, इन इंसेप्शन, जहाँ पे बहुत कॉन्सेप्ट हैवी मूवीज थी नोलन की, वैसे ही टेनेंट भी कॉन्सेप्ट हैवी है, बट नथिंग गोस ओवरबोर्ड। अगर आपने ध्यान दिया है, आप सारे डायलॉग सुन रहे हैं, फिल्म में डायलॉग बहुत है। तो भैया अगर आपको अंग्रेजी समझने में दिक्कत आती है तो मैं कहूंगा, मैं एडवाइस करूंगा कि आप हिंदी डब्ड वर्जन में जाओ, बट स्टिल वॉच इट इन द मल्टीप्लेक्स ओनली, स्पेशली जो ग्रेड के मल्टीप्लेक्स हैं, आईमैक्स हो गया या जो, बिकॉज ये मूवी उन क्लास के मल्टीप्लेक्स के लिए बनाई है, एक एक्सपीरियंस, एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देने के लिए मूवी बनाई गई है। और स्पेशल मेंशन, हाँ मैं जानता हूँ, तो स्पेशल मेंशन ऑफ दैट सीक्वेंस जहाँ पे अब इस फिल्म में खूबियां तो बहुत है, सारे प्रोटैगनिस्ट की एक्टिंग, विलेन की एक्टिंग, कैटरीना डेबी की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, मेरे ख्याल से विलेन के बराबर ही जितना उसने परफॉर्म किया है, द वे शी लुक्स कैड ऑन द स्क्रीन, और जो भी उसने कुछ किया है, बहुत ही कमेंडेबल परफॉर्मेंस थी, वेरी गुड। अब परफॉर्मेंस में मुझे दिक्कत और शिकायत सिर्फ और सिर्फ रॉबर्ट पैटिंसन से है, मुझे उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं जमी, फ्रैंकली स्पीकिंग आउट ऑफ सिंक लगी, और अब इसकी ऐसी परफॉर्मेंस देख के मुझे उसका नेक्स्ट प्रोजेक्ट बैटमैन से भी डर लग रहा है कि ये बैटमैन का क्या, क्रिश्चियन बेल को मैच करना तो भूल जाओ, बट ये बैटमैन की ही लेगेसी को मेंटेन रख पाएगा कि नहीं, बिकॉज रॉबर्ट पैटिंसन इज नोन फॉर ग्रेड बी सिनेमाज लाइक ट्वाइलाइट। ऐसा कोई आउटस्टैंडिंग नाम नहीं है उसका कि भाई हाँ मॉर्गन फ्रीमैन और ये लोग के लीग में आता हो, रॉबर्ट पैटिंसन एकदम ही एवरेज एंड अबव एवरेज, मोस्ट ऑफ इट यू कैन से। उसको नोलन का प्रोजेक्ट मिला, ये उसका नसीब है, बट ही इज अ कंप्लीटली मिसफिट इन दिस रोल। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ऐसा लग रहा था वो बंदा एफर्ट ले रहा है फिल्म में चेहरे पे गुस्सा दिखाने के लिए या चेहरे पे कंसर्न दिखाने के लिए, विच वाज लुकिंग अ डेलिबरेट एफर्ट, जो जॉन के साथ नेचुरल वे में आ रहा था। जॉन वाज लाइक कंप्लीटली, बाय स्टार्टिंग से उसको पता था, परफॉर्मेंस वाज
सिंपली आउटस्टैंडिंग एंड यू Too मस्ट good. अंडरस्टैंड कि अगर कोई भी चीज इन्वर्टेड वे में आप शूट कर रहे हो, स्पेशली द फाइट सीक्वेंसेस, इसमें जो फिजिकलिटी लगी है जॉन की, पूरा उसको हाँ उल्टा उठा के डालना इंसान को, एंड द वे पीछे 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 मूव किया है लोगों ने जस्ट टू शो द इन्वर्जन इन टाइम, इट्स सिंपली आउटस्टैंडिंग। बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क लगा है। आप यूट्यूब पे इसका मेकिंग भी देखोगे, आपको लगेगा कि अरे बंदे ने बहुत मेहनत की और जी जान लगा दी है नहीं, इसमें। जॉन ने अपना हार्ट एंड सोल दिया है इस फिल्म में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और वही बात है, अब इसमें कुछ लूप होल्स हैं, कुछ लूज एंड्स हैं फिल्म के, जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो, ये बात तो आपने भी नोटिस की होगी, जो इसका आइकॉनिक सीन है जहां पे पहली बार, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्लाइमैक्स, पहली बार लोग टाइम में फॉरवर्ड भी जा रहे हैं और कुछ लोग टाइम में इनवर्ड भी जा रहे हैं, एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस। ये वही सीन है जो ट्रेलर में भी आता है, जहाँ पे गाड़ी उल्टी हो रही है, जो चेस सीक्वेंस है, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और गाड़ी वापस ट्रैक पे आके वापस बैक हम्म होने लग जाती है। ये ट्रेलर में भी हम्म बहुत जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट था, और स्क्रीन पे देखना तो आहा क्या बात है फिर तो हम्म ये बात जो है, ये जो सीन है, इसमें मैं सबसे बड़ी जो खामी हो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। जब आपने स्टार्टिंग से ये एस्टेब्लिश कर दिया मिस्टर नोलन कि आप जो भी कैरेक्टर इन्वर्टेड है वो ऑक्सीजन मास्क पहन के जा रहा है, बिकॉज मैंने आपको समझाया कि वो वापस से अपना जो एक्सहेल किया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है उससे वो जी नहीं सकेगा, तो उसको ऑक्सीजन पहनना पड़ेगा मास्क। तो ये चीज आपने जब एस्टेब्लिश कर दी है, वी आर कन्विंस्ड विद दैट। इस सीन में जब इन्वर्ट होते हैं जो विलन है इसमें, और साथ में जो कैटरीना है, वो जब वो इन्वर्ट होके आते हैं और हमारे प्रोटैगनिस्ट से मिलते हैं, ये सीन पूरा 8 से 10 मिनट का है। इसमें ना विलन ने ऑक्सीजन मास्क पहना है ना कैटरीना ने, तो ये गलती कैसे हो गई? हम्म। मतलब इट्स अ लेंदी सीक्वेंस, ऐसा भी नहीं कि आए और चले गए, वो चेस चलता है, फिर ये लोग वापस आते हैं, फिर वापस वो बैग उन लोग एक्सचेंज करते हैं, राइट? सो इट्स अ लेंदी सीक्वेंस में क्या 10, और चिल्ला रही है वो, शी इज स्क्रीमिंग हेल आउट ऑफ हर, और वो पैर से मार मार के वो कोशिश कर रही है कि गाड़ी से वो बाहर निकले। देयर इज अ लॉट ऑफ फिजिकल एफर्ट गोइंग इन दिस। तो मैं 8 से 10 मिनट इतना चिल्लम चिल्ली और इतने फिजिकल एफर्ट के साथ बिना ऑक्सीजन के भैया कैसे जी सकता हूँ? तो ये एक जो बड़ी गलती थी, जो बड़ी खामी थी, मैंने देखा। दूसरा, जो सीन इतना हाइप किया गया था, इतना सरमाउंट किया गया था, प्लेन क्रैश वाला, इट्स अ हाईली अंडरवेलमिंग सीन। इट्स अ हाईली अंडरवेलमिंग सीन। जिस तरह से प्लेन हम्म क्रैश होता है ना, बैकग्राउंड स्कोर का प्रॉपर सपोर्ट था, और जिस तरह से शूट किया, स्पेशली द सीन जहां पे वो प्लेन अंदर घुसा है एयरपोर्ट के, वो पूरी बिल्डिंग तोड़ने के लिए, और नोलन ने उसकी लेफ्ट वाली विंग पे कैमरा रखा हुआ है। सो इसमें पूरा हम्म मुझको प्लेन भी नहीं दिख रहा है ना, बिल्डिंग का क्रैश होना पूरा दिख रहा है, एंड इट शुड हैव बीन शॉट इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। उसका इंपैक्ट अलग होना चाहिए था। आई एम वाचिंग इट ऑन अ बिग स्क्रीन, आई एम वाचिंग अ नोलन मूवी, और आप इतना बड़ा प्लेन, इतना हजारों करोड़ रुपया खर्चा करके वो प्लेन क्रैश करवा रहे हो, एंड इट्स अ हाईली अंडरवेलमिंग सीन। कुछ अलग ही इंपैक्ट होना चाहिए था, और बाद में जाके मुझे बस प्लेन अंदर घुसते हुए दिख गया कि सब कुछ तोड़ के अंदर प्लेन घुस गया, दैट्स इट। तो जो प्रोसेस था राइट फ्रॉम द स्टार्ट, आज नीरजा जैसी मूवी में भी प्लेन के अंदर इतना वो लोग ने टेंशन क्रिएट किया, ये तो प्लेन क्रैश कर रहे थे। सो कितना टेंशन और कितना बैकग्राउंड स्कोर। सोचो अगर मैं प्लेन में पायलट की सीट पर ही कैमरा रख देता, आप खुद फिल्म मेकर हो, मैं पायलट की सीट पे कैमरा रखता, जो अंदर टेंशन चल रहा है, जो ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होता है, जो कुछ भी होता है, जो बैकग्राउंड स्कोर में दे सकता था, और इट्स अ लेंदी शॉट, ऐसा भी नहीं कि क्रैश करके छोड़ दिया। वो प्लेन कैसे आया, क्या से गया, कैसे लोगों ने सिलेक्ट किया, वो लोग बाहर निकालते लोगों को, एंड देन इट क्रैशेस। तो जो पूरा सीन है, ये सीन बराबर से, इसका इंटेंशन अच्छा था, कंसेप्चुलाइजेशन अच्छा था, इसका एग्जीक्यूशन खराब था, विच आई डिडंट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ नोलन। ये चीज मुझे खामी लगी इसमें। और लास्ट में वही भैया, वही बात है, नोलन की फिल्मों का लिनियरिटी का इशू रहता है। कुछ हाँ चीजें हैं जिस वजह से शायद पोस्ट एडिट में, पोस्ट प्रोडक्शन में पिक्चर बहुत लंबे समय से थी, बहुत सारा लॉकडाउन का पीड़ा, बहुत सारा लॉसेस इसके मेकर्स को, वार्नर ब्रदर्स को बहुत झेलना पड़ा है। दिस इज द रीजन कुछ फिल्में ऐसे क्रिएटिव डिफरेंसेस रह गए, कुछ या क्रिएटिव ग्लिचेस रह गए, जो काफी ज्यादा एविडेंट है। अगर आप उस पर कुछ रोशनी डालना चाहो तो आप फिल्म में करो, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। I don't dispute with the points you have raised, and you know, एक चीज तो हम हमेशा मान के चलते हैं कि see nothing is perfect, okay? हाँ At the end of the day, नोलन भी इंसान है, उससे भी हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ ओवरसाइट हो गया हो, या कुछ रह गया हो, कुछ हो गया हो, ठीक है? Everybody tends to miss out on something.
हम कितनी फिल्में देखते हैं उसमें कितनी सारी गलतियां होती हैं। तो जहां नोलन ने इतना कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को इतने सरलता से उसको सूट करके एंगेजिंग एंटरटेनिंग वे में बनाया है, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ऐसी कुछ छोटी मोटी चीजें रह जाएं। हम ऑर्डिनरी फिल्म बनाते हैं, एक रोमांटिक फिल्म होती है जिसमें कोई सस्पेंस नहीं होता, उसमें ही कितनी गलतियां होती हैं कि आप एक सीन में कैरेक्टर के पॉकेट में पेन है, फिर नहीं है, फिर कहीं पे वो ब्रेड खा रहा है तो उसे ब्रेड आधी है, फिर अगले सीन में वो ब्रेड पूरी है, कितनी ऐसी चीजें होती हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से ये होता है कि द वे द सीन्स आर टेकन ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि जिस तरह से कैमरा एंगल लिया जाता है, जो बाद में हमने एंगल लिया है उसको हम पहले एडिट में डाल देते हैं, उस तरह से बहुत सारे आगे पीछे चीजें आती है। और कई बारी फोकस ये होता है कि भाई कैरेक्टर का इमोशन क्या है, हम ब्रेड के टुकड़ों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बराबर है, एग्जैक्टली। तो हमें नहीं पता है कि व्हाट वेंट डाउन इन द मेकिंग ऑफ होल टेनेट एंड एवरीथिंग, कि भाई उस वक्त नोलन के दिमाग में उसके फोकस क्या था, या एडिटर का फोकस क्या था, या प्रोड्यूसर जो था वो बहुत ज्यादा पीछे पड़ा था कि भाई 2 साल से तुम्हारी फिल्म जो है वो एडिटिंग टेबल पे, अब निकालो इसको। तो उसने इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया कि एट द एंड ऑफ द डे यू जस्ट गिव अप, कि अब यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट अ वे। आई मीन होता है, वी मेक फिल्म्स, वी हैव बीन ourselves gone through it in a very simpler projects। तो इतने बड़े लेवल के प्रोजेक्ट में जहां पे you can imagine the amount of staff that would have been involved and the amount of people that would have been involved। So yeah, I mean जब नोलन ने इतनी अच्छी फिल्म दी है तो थोड़ा सा लीवे दे देते हैं कि चलो कोई बात नहीं। दे नहीं। देते, मैं वो ना नहीं बोलता हूँ, बट क्या है ना कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप इतना एम्बिशन के साथ बना रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, एडिटिंग पे इतना सब आप रिवर्स में सोच के बना रहे हो। कैन यू इमेजिन? बिल्कुल, एक सीन कैसे चल रहा है वो रिवर्स में कैसे चलेगा? दूसरे लेवल की एडिटिंग, किस तरह से पानी के जो ड्रॉप्स है जो पैर पे उसके आते हैं, इट्स सिंपली आउटस्टैंडिंग। मतलब ये करना आने का काम नहीं है। आपको वो सीन शूट करके उसकी एक एक चीज, एक एक फ्रेम, आप जानते हो कैसे कैसे फ्रेम वाइज एडिटिंग होती है, और उसको वापस से रिवर्स में दिखाना, तो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, और दूसरा क्या होता है ना कि वी आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस, कि आपकी शूटिंग आज हुई है, आपकी एडिटिंग 1 साल बाद होगी। तो आपने शूटिंग करते वक्त एक फ्रेम ऑफ माइंड से शूट कर लिया, अब 1 साल बाद आप वो भूल चुके हो, तो कितना भी आप फुटेज को बार बार देख लो, कर लो ना, वो सेम फ्रेम ऑफ माइंड आ पाना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट ये जो कार चेस सीक्वेंस वाला था जिसमें वो उसको ऑक्सीजन मास्क का था, ये बहुत ही स्टार्कली एविडेंट फ्लॉ है। एंड इट शुड हैव बीन एलिमिनेटेड। कुछ एक दिमाग लगा, बिकॉज उसके इमीडिएट बाद जो शॉट आता है उसमें उस बात का ध्यान रखा गया है। बट ये जो था, इसका एक इसको थोड़ा रिवर्क करना, कंटिन्यूटी प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। और जब ये जिस तरह से टेनेट फॉर्म होता है, जो इसको कॉन्सेप्चुअलाइज करता है, वो जो पार्ट था, जो उसमें जो एक्टर आया था, वो एक्टर आके बस चला गया एक सीन में, उसका क्या बैक स्टोरी था। अच्छा, ये क्रिटिक्स ने ये भी बोला है कि कई सारे क्रिटिक्स ने कंप्लेन की कि हमको प्रोटैगनिस्ट का आगा पीछा कुछ पता ही नहीं है, हमको सिर्फ दिखा दिया कि ये प्रोटैगनिस्ट है और ये ऐसे से आगे की चीजें कर रहा है, कोई बैकग्राउंड में कोई ग्रेविटास नहीं कैरेक्टर को। तो ये चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि आप इस फिल्म का टाइम फ्रेम समझिए, पिक्चर टाइम के साथ चलती है, तो टाइम फ्रेम में प्रोटैगनिस्ट जिस लेवल तक ये फिल्म जाती है, प्रोटैगनिस्ट ऑलरेडी जवान लौंडा था, 25-30 साल के ऊपर का इंसान था, तो उसके बैकग्राउंड स्टोरी देने की जरूरत नहीं है। अगर आज मैं किधर जॉब कर रहा हूँ, तो मेरी प्रीवियस कंपनी क्या थी, जिसको आज से मतलब है, वो आज से ही आगे बढ़ेगा। मेरी प्रीवियस कंपनी कहाँ थी, मैंने अपने कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूट से मैंने पास आउट किया, ये किसी को कोई लेना देना नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आई एम मेकिंग एन ओरिजिन स्टोरी। जैसे बैटमैन बिगिंस एक ओरिजिन स्टोरी थी नोलन की, कि पूरा सेटअप करना, फिर जोकर का कैरेक्टर क्रिएट करना। अब जोकर की ओरिजिनल स्टोरी बनी कि भाई ये आदमी पागल था तो क्यों था, बनी ना इतने साल बाद। तो वैसे अगर आप प्रोटैगनिस्ट की ओरिजिन स्टोरी जब बनाने जाएंगे, तब ये चीजें कंसीडर करी जाएंगी। अभी फिलहाल ये बहुत बेतुका सा, मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्रिटिक्स का देखा कि उन्होंने बोला यार हमको कुछ बैकग्राउंड ही नहीं मिला। कहाँ से भैया, तुम टाइम फ्रेम देखो फिल्म का, मेरे ख्याल से शुरू हो रही है। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक और चीज है कि सोचो जरा कि कोई तो कारण होगा ना कि क्यों नोलन ने प्रोटैगनिस्ट को नाम नहीं दिया है। ही इज कॉल्ड एज अ प्रोटैगनिस्ट। नाउ टेल मी अनदर मूवी वेयर द प्रोटैगनिस्ट इज कॉल्ड अ प्रोटैगनिस्ट बाय द कैरेक्टर इन द मूवी। एग्जैक्टली नहीं है कोई ऐसी, राइट?
हाँ नहीं, तो और नहीं, तो हाँ, मेरे ख्याल से नोलन के जो माइंड में आई एम थिंकिंग एज अ राइटर कि ही हैज ट्राइड टू एक्सपेरिमेंट एंड सी दिस मूवी इज रिटन बाय हिम आल्सो. It is हाँ, written and हाँ, directed by him. So he has written the script also. So हम्म, as a writer, I think what he was trying to do, that he has merged the two identities of the protagonist and the narrator into one. कि protagonist ही narrator है और हम्म, उसके थ्रू ही पूरी कहानी नरेट हो रही है और हम उसके थ्रू ही देख रहे हैं, क्योंकि वही फ्यूचर में जाके इनको रिक्रूट करता है, वापस आके टेनेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करता है और फिर सारी चीज को वो प्रिवेंट होने से, मतलब वर्ल्ड वॉर 3 को जो भी प्रिवेंट करने से वो जो जो भी भी है, उसके लिए हाँ, करता है. तो तो यहाँ पे नोलन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग राइटिंग स्टाइल को मेरे ख्याल से एक्सप्लोर करने की कोशिश हम्म, की है, जो लोगों को समझ में नहीं आया है, बिकॉज हाँ, पीपल डोंट नो कि यू डोंट ऑलवेज हैव टू served everything on a platter. You know what this exactly, protagonist is going to do. You know कि हाँ, ये ऐसी ऐसी चीजें करेगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे. हम्म, और इस फिल्म की राइटिंग इतनी ऑथेंटिक है, इतनी स्मार्ट है कि ऐसा नहीं कि हर एक आदमी को प्रोटैगनिस्ट जैसे बुला रहे, नो, ना 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 ना, देयर इज ओनली, जहां इट इज जरूरत है. ओनली यूज्ड ट्वाइस इन द एंटायर यस. मूवी। बाकी यस. टाइम पे लोग जॉन के कैरेक्टर को नाम से या किसी एड्रेस के थ्रू बुला ही नहीं रहे भाई, वो वहीं पे उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट वे में, इट लुक्स वेरी नेचुरल, नॉट फोर्स्ड। ऐसा नहीं प्रोटैगनिस्ट प्रोटैगनिस्ट He कर is करके बुलाए जा रहे हैं उनको। actually he is that temporal pincer moment which rotates throughout the movie. एग्जैक्टली। So yeah, I think uh, it's been overall good. मुझे तो बहुत मजा आया. मुझे तो बहुत मजा तो आया अब एज एन ऑडियंस ऑल्सो, और ये जरूर थिएटर में जाके देखना, जो एक्सपीरियंस है, जो इसका बैकग्राउंड स्कोर है, इट्स सिंपली आउटस्टैंडिंग। और एक भी सीन मिस करना जैसा नहीं, 2.5 घंटा कहाँ चुटकी बजा के निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जो लोग इसके पता भी बारे नहीं में फेक चलेगा. थियरीज दे रहे हैं, जो क्रिटिक्स इसके बारे में बुरा लिख रहे हैं, उसकी खामियां निकालने में लगे हुए हैं, उनको इस फिल्म टेनेट का चीज ही नहीं समझ में आया। आई कैन से हाँ हाँ. हैंड्स डाउन, बिकॉज ऐसी पिक्चर में कोई चीज नहीं है जो नोलन ने नहीं समझाई है या समझ में नहीं आती है, बस ये आपके ऊपर है। हाँ, और ये बात तो भाई, जो नोलन के फैंस है या जो नोलन की मूवी देखते हैं उनको समझ जाना चाहिए, ये आदमी की मूवी कभी भी लीनियर स्क्रीन प्ले पे नहीं चलेगी। नहीं चलती है तो वो. हाँ, नहीं वो होता नो है, उसका वो कॉन्सेप्ट ही नहीं वो रहता है। वो मेमेंटो से हम 20 साल से जानते हैं ये बात. जानते हैं चीज, सही बात है, ये बात सही है, ये बात सही है, हम 20 साल से जानते हैं इस बात को। और इसके बाद में भी शायद इसका जो रेंडिशन बनेगा, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर नोलन साहब ने ये एम्बिशन रखा होगा तो टेनेट का सीक्वल भी आ सकता है। देयर इज अ फुल स्कोप ऑफ एन एंटायर मूवी, जो इसके स्टोरी को लेकर, जो इसका जो इंटेंशन था, जो टेनेट क्या है और टेनेट की यस. है, किसको बोलते हैं टेनेट, ये चीज को लेकर अगर नोलन साहब घुस गए ना, तो ये एक और मूवी पूरी फुल फ्लैश 2.5 से 3 घंटे की बन सकती है। देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप, बट seeing the overall narration, seeing the overall plot twists and turns, सारी चीजें, सारे लूप्स, सारे लूज एंड्स इस मूवी में क्लोज हो गए हैं। कोई भी क्लिफ हैंगर जैसी कोई चीज है नहीं। देयर इज अ पोटेंशियल, देयर इज अ प्रोबेबल पोटेंशियल कि इस फिल्म को एक और यूनिट देके इसको एक फ्रेंचाइज में तब्दील किया जा सकता है, बट देयर इज नो नीड। ऐसा भी नहीं कि कोई चीज छूट गई है, उसको पूरा करने के लिए बनाना है। सो द मूवी इज सिंपली आउटस्टैंडिंग। इसके जो फ्लॉज है, जो मैंने अभी वीडियो में हाईलाइट किए हैं, उस वजह से मेरा दिल दुख रहा है इस फिल्म के लिए आधा स्टार काटने का। बट फ्रॉम माय साइड, माय राउडी रेटिंग फॉर टेनेट will be 4.5 out of 5 undoubtedly। it is one of the best products, one of the best movies produced, released, executed, edited, conceptualized, great screenplay wise, हर एक चीज में टेनेट फुल मार्क्स स्कोर करती है। आउटस्टैंडिंग सिनेमा है, जरूर देखना थिएटर में जाके ही, मल्टीप्लेक्स में जाके ही, और भी कोई भी हिंदी मल्टीप्लेक्स में मत चले जाना। आईमैक्स है आपकी लोकल सिटी में तो जरूर जाओ, आईमैक्स नहीं है तो किसी रेप्यूटेड ब्रांड वाले, सिनेपोलिस है, पीवीआर है, वैसे टाइप के उसमें जाओ। ये कार्निवल वार्निवल में जाके मतलब नहीं है, भिखारी थिएटर है लोग, तो सिनेमैक्स कार्निवल को कोई दम नहीं है, तो उनमें मत जाओ। अच्छी फिल्म बनाई है, लोगों के साथ अच्छे इंटेंशन के साथ, एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ फिल्म बनाई है, एंड इट शुड गेट इट्स ड्यू क्रेडिट। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हमारी तरफ से नोलन को पूरे 5.
अरे ग्रेट। खैर आप फिल्म मेकर हो, मैं क्रिटिक हूँ, तो मेरे को आधा काटना तो मेरा नहीं नहीं, जस्टिफाइड है। वो आई रिस्पेक्ट, टोटली आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, बट मैं अपना एक पर्सनल बोल रहा हूँ कि भैया इस तरह का चीज अटेम्प्ट करना, उसको सोच के एग्जीक्यूट करके हमारे सामने इतने एंटरटेनिंग फॉर्म में रखना, भाई हमारे तो फुल मार्क्स है, कुछ भी कह लो। But yeah, I love the movie, and it was very good talking to you, discussing various aspects of the movie. And Exactly. thank you for, making me a part of this. हाँ, मैं वही वैसे मैं बोला ना, जैसे क्रिस्टोफर नोलन की मूवी ऐसी नहीं होती कि देख के रिव्यू करके हो गया। देयर इज अ डिस्कशन टेबल व्हिच इज ऑलवेज ऑन। डिस्कस करो, दो तीन पर्सपेक्टिव साथ में रखो, तो ही ये चीज होती है। एंड जस्ट Yeah. वांटेड टू अंडरस्टैंड आपके यहाँ पे थिएटर का क्या था, कि मतलब कितने शोज फुल थे, आपने सुबह का शो देखा, क्या देखा, अगर कुछ हमारे व्यूअर्स को बता सको तो। I went for the morning show, but हम्म, and as you know, in the recent view of this COVID pandemic, पैंडेमिक। only 50% seats are allowed to be occupied. हम्म। So all the seats that were allowed to occupied were occupied in my theater. ओह। ओह। So considering the COVID situation, it was 100% occupancy. मतलब जितनी seats occupy होने के लिए allowed थी, सब की सब occupied थी, and I made a note of it. ओह, ग्रेट ग्रेट। मेरे So यहाँ पे it तो was मैंने, a full हाँ, house for me in the ओह, morning show itself. मॉर्निंग शो। और मेरे यहाँ पे मैंने इवनिंग शो देखा 7:30 बजे का, एंड इट वाज एन 80% ऑक्यूपेंसी। 20% सीट तो आगे आगे अगर होती थी वो खाली थी, बट यहाँ पे भी वही सिस्टम है, एक छोड़कर एक बैठना, 50% ही ऑक्यूपेंसी हाँ, अलाउ कर रहे हैं। तो 50% में भी जो सीट एलोकेटेड थी, उसमें 70% फिल्ड आउट थी, 30% का तो भी गैप था। बट यस, ओवर द वीकेंड इट इज एक्सपेक्टेड टू पिकअप, और बिजनेस बढ़ेगा ही, और लोगों को इंतजार yes. था ही इस मूवी का। तो जो इसकी ऑडियंस है, जो नोलन की मूवीज देखते हैं, समझते हैं, पसंद करते हैं, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुंबई वाले इसलिए रुक गए कि भाई थोड़ा फिल्म पे रिसर्च करके फिर जाएं। तो होता है, बेंगलोर हाँ. में आईटी है तो सब पहले से ही बहुत स्मार्ट होते हैं, तो बुझ सकते हैं सीधा सीधा। तो मॉर्निंग शो उनको चल जाता है। बट यहाँ पे तो अभी खैर वीकेंड पे आई आई एम एक्सपेक्टिंग अ राइज इन द फुटबॉल, तो नहीं, फिल्म जरूर चलेगी। मुझे तो काफी खुशी हुई कि आई वॉज सिटिंग इन अ फुल हाउस. उसका मजा ही अलग है, उसका मजा ही अलग है। तो एंड अच्छा लगा आपसे, हाँ। मजा भी आ रहा था, लोग तालियां बजा रहे थे, सीटी बजा रहे थे मोमेंट्स पे एकदम, एंड दे वर लाफिंग आल्सो व्हेन देयर वाज दैट sarcastic टिपिकल नोलन sarcastic सेंस वाज बीइंग ड्रिल्ड इनटू द सीन. हाँ, तो लोग हाँ। हंस भी रहे थे, तो इट वाज लाइक, मतलब मजा आया. नहीं, अच्छा था। फिल्म इज वेरी मच वॉचेबल, बहुत अच्छी लगी मुझे भी, और चाहते हैं ये फिल्म चले, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और सही यस, मायनों में पहुंचे। ऐसा नहीं कि लोगों को समझे बिल्कुल. नहीं और बाहर निकल के लोग गाली मार रहे हैं फालतू में। तो बेचारे हाँ, हाँ, हाँ. मेहनत बेचारे ने बहुत की है, बहुत अटका है वो इस फिल्म के लिए। ही हैज बीन टू मुंबई, ही हैज रिक्रूटेड डिम्पल कपाड़िया जी फॉर द रोल। बहुत बड़ी बात है ये, एंड डिम्पल कपाड़िया जी स्पेशल मेंशन, इतने साल बाद स्क्रीन पर आई, एंड शी हैज नेल्ड इट विद हर कैरेक्टर। बहुत And it इंपॉर्टेंट was very कैरेक्टर good है। to see her. It was Very very good to good to see see. her. A pleasant surprise, and the way she acted, I was quite Yes. surprised. I was taken aback. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मेरे को लगा कि Very, यार very nuanced performance. Very nuanced वेरी नाइस performance. परफॉर्मेंस। वो कैरेक्टर बराबर पकड़ ली कि मुझे करना क्या है, मुझसे एक्सपेक्टेड क्या है, मेरे कैरेक्टर एक्चुअल में है क्या। सो Hmm. ये जो चीज है, ये बहुत अच्छी लगी। और नोलन का कनेक्ट पहले भी था, शायद इंसेप्शन पे एक जोधपुर में सीक्वेंस शूट किया गया है। ये पूरा मुंबई की बिजी स्ट्रीट पे इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस शूट किया गया है, जहाँ पे डिम्पल कपाड़िया जी भी हैं। तो बहुत अच्छा Yes. लगा। एंड रिलीज के जस्ट एक दिन पहले, कल थर्सडे को ही, नोलन ने एक वीडियो भी रिलीज किया था फॉर थैंकिंग द इंडियन ऑडियंस, और जो भी है यूट्यूब पे उन्होंने वार्नर ब्रदर्स के चैनल पर उन्होंने एक वीडियो भी लोगों को Yes. संबोधित करने के लिए इंडियन ऑडियंस को किया था। सो नोलन भी समझता है कि भैया आबादी यहाँ पे ज्यादा है, तो मेरे को अभी धंधा यहीं से चलाना है। अभी मेरी पिक्चर है 1600 करोड़ की, तो मुझे यहाँ से कवर अप करवाना पड़ेगा। सो नो डाउट नोलन को चीप ट्रिक्स खेलने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल द मूवी इज वेरी मच वॉचेबल, एंड आई हाईली रिकमेंड इट। थिएटर में जाओ, अच्छे से अच्छे मल्टीप्लेक्स में अच्छे से अच्छा शो देख के जाओ, और भाई अच्छे से सो के जाना, अच्छे से रिसर्च करके जाना। ये पिक्चर पूरा हाँ, 2.5 बिल्कुल. घंटा आपका दिमाग पकड़ के रखेगी, आपका अटेंशन, आपके आई बॉल्स पकड़ के रखेगी, प्रोवाइडेड इफ यू वांट टू गिव इट टू देम। अदरवाइज आपको लगेगा थोड़ा सा लोड हो रहा है, आपने छोड़ दिया, तो आप पूरी पिक्चर में छूटे हुए ही रहोगे, वैसी वाली बात है। हाँ.
अच्छा लगा आपको भी ये रिव्यू में इंक्लूड करके, दो अलग अलग पर्सपेक्टिव मिल गए, फिल्म मेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एक ऑडियंस और क्रिटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और ऐसे ही रिव्यूज के साथ हम लोग आते रहेंगे, रिव्यू राउडी के चैनल पर भी, चाय पकौड़ा के चैनल पर भी। तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे दोनों के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन आता है उसे भी दबा दो, ताकि जब भी हम लोग कोई ना कोई नॉलेज शेयरिंग वीडियोस, कोई ना कोई रिव्यूज, कोई ना कोई मूवी रिकमेंडेशंस हम लोग करते ही रहते हैं। सो हमारा इंटेंशन है जस्टिफाइड वे में, दुनिया से अलग, दूसरों को फॉलो किए बिना, अपना एक ईमानदार व्यू एज एन ऑडियंस, एज अ पर्सपेक्टिव, एज अ सीजन मूवी गोवर, हमको फिल्म के बारे में क्या लगा, विराग को और मुझे दोनों को, हमारा इंटेंशन यही रहता है शेयर करने का। विराग अपने एंड पे भी काफी अच्छी अच्छी फिल्में बनाता है, मतलब विराग का तो नाम ऐसा होगा, जो फिल्में बनाता है उसको अवार्ड मिलता ही है, ये वो वाली बात हो गई है। तो अभी इस वे में, कंटेंट वे में भी बहुत अच्छे काम करने का हमारा इंटेंशन है। बुरे कंटेंट को सुधारने का, उसे उसमें खामियां हाईलाइट करके उनके फिल्म मेकर्स तक पहुंचाने का भी हमारा इंटेंशन है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, सब जगह पे रिव्यू राउडी, मेस्मराइजर स्टूडियोज, सभी लोग अवेलेबल है। सब जगह पे हमको फॉलो कर लो, हमारे साथ कोशिश करो मोर एंड मोर इंटरेक्ट करने की। आपके व्यूज हमारे साथ शेयर करो, हमें भी समझ में आता है कि ऑडियंस का ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्या है इस पर्टिकुलर मूवी को लेकर। सो इसी वे में हमारी वार्तालाप चलती रहेगी, इंटरेक्शन होते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहो, हमारे साथ कनेक्टेड रहो। स्टे ट्यून, स्टे फिल्मी एंड स्टे And राउडी। stay rowdy.